Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 नवंबर 2024 और है वेडनेसडे। स्वागत है आपका एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव मैनर में। और डेली बेसिस पे ये वीडियो आपको मिलता है जहाँ पे हर एक आर्टिकल को तो कवर करेंगे, लेकिन सबसे अलग पार्ट इस वीडियो में यह है कि हर एक आर्टिकल से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आर्टिकल से सवाल कैसे बनेगा वो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जानकारी मिलती है और हर एक करंट अफेयर के डेटा को स्टैटिक पोर्शन के साथ में लिंक करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा, साथ ही साथ में करंट अफेयर्स को आप अपने न्यूज़पेपर के साथ में विद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डेली कवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा, हर एक आर्टिकल में मैं आपको क्वेश्चन देता चलूंगा, टेस्ट किया जाएगा आपकी मेमोरी को, आप कितनी चीज़ें याद रख पा रहे हैं, जो आपके रिविजन में भी हेल्प करेगा। और हर एक आर्टिकल का जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते चलना, फिर लास्ट में सभी के आंसर्स आपको बताऊंगा मैं। जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन की ये तैयारी होती हुई चलेगी जो आपको बाकी सारे लोगों से आगे बढ़ाएगी। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि आप डेली बेसिस पे टेस्ट लगा रहे होंगे, सीधे सीधे यहाँ पे जो डेटा न्यूज़ में है उसी के आधार पे। तो ये जब डेली काम करोगे तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ यार ये काम तो मैं डेली कर रहा हूँ। बाकी इस लेक्चर का PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे, डेली करंट अफेयर के वीडियो के डाउनलोड कर पाओगे और साथ ही साथ में डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले मैप ओपन करो और जाओ और देखो पपुआ न्यू गिनिया कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। थोड़ी देर उसको देखना, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं अच्छे से एनालाइज करने के बाद में आके नीचे कमेंट सेक्शन में इस लोकेशन को अच्छे से डिफाइन करना। फिर एक और क्वेश्चन दोस्तों शुरुआत ही हमारे एक सवाल के साथ में होने वाली है। आपको पता होगा आज से 2 दिन पहले मैंने सेंदाई फ्रेमवर्क के बारे में आपको पढ़ाया था, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसको यूनाइटेड नेशन के थ्रू अडॉप्ट किया गया है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है ये किस चीज़ के ऊपर में फोकस करता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या इस फ्रेमवर्क को, इस नियम को इसलिए लेकर आया गया था जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिजास्टर रिस्पॉन्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। या ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रेमवर्क इसलिए लेकर आया गया है या फिर इसको इसलिए डेवलप किया गया है कि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा साइबर सिक्योरिटी को लेकर। या ऑप्शन नंबर सी, ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करेगा और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करेगा। या ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने का काम करता है, साथ ही साथ में हमें नेचुरल और जितने भी मैन मेड डिजास्टर हैं उनके प्रति अपने आप को मजबूत करने को लेकर यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। लॉजिक यूज करना, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब ये टॉपिक है दोस्तों तो एग्जाम में GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ यहाँ पर यह है, इजराइल का एक न्यू वेपन चर्चाओं में बना हुआ है। आपने आयरन डोम के बारे में तो सुना होगा, जहाँ पे आयरन डोम की मदद से बाहर से उड़ती हुई मिसाइल को आते हुए इजराइल हवा में ही टारगेट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इजराइल का एक नया वेपन है जिसका नाम है आयरन बीम। ठीक है, आयरन डोम और आयरन बीम में फर्क है। आयरन बीम बेसिकली ये एक लेजर वेपन है जहां पे इजराइल लेजर का यूज करेगा। तो आर्टिकल ऐसे बहुत सारे पब्लिश हुए हैं कि एक नया एरा का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको ये देखने को मिलने वाला है जो इजराइल ने तैयार किया था 2020 में। उसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इसको लेकर रिलीज होती हैं। नाउ ये जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है यहाँ पे ये लेज़र का यूज़ करने वाला है और लेज़र का यूज़ करके जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़े पास की दूरी वाले जो रॉकेट्स होते हैं उसको ये टारगेट कर पाएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज रॉकेट्स जो होते हैं उसको ये टारगेट कर पाएगा। और इस तरीके का इसमें से एक लेज़र निकलेगा, यही यहाँ पे जितने भी टारगेट्स हैं उनको पूरी तरह से हिट करने वाला है। लेकिन अब आर्टिकल को जब यहाँ पे पढ़ोगे ना आप तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इस आयरन बीम के बहुत सारे एडवांटेजेस भी बताए गए हैं, बट इसमें बहुत सारी खामियां यानी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो दोनों को ही यहाँ पे पता करके चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये न्यूज़ क्या है मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि अब
जो इजराइल है वो इस आयरन बीम का यहाँ पर यूज़ करेगा, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब ये जो आयरन बीम है इसको यहाँ पे मैगन और लाइट शील्ड के नाम से भी जानते हैं। एक नया लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। देखो, एक तो होते हैं यहाँ पर, मान लो आपका जैसे आयरन डोम की जब बात करते हैं तो वहाँ पे इनको रॉकेट वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं। तो दुश्मन का कोई रॉकेट आ रहा होगा तो इनका रॉकेट जाएगा, उसको पूरी तरह से डिटेक्ट करने के बाद में हवा में ही मार के गिरा देगा। ठीक है, वो आयरन डोम वाला कॉन्सेप्ट है। आयरन बीम में ये सीधा लेज़र का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, ये पूरा मशीन तैयार है, इसमें से एक लेज़र निकलेगी और लेज़र निकलकर उस टारगेट को पूरी तरह से डैमेज कर देगी। तो इस वजह से यहाँ पे लाइट शील्ड या मैगन वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो ये दोनों के नाम से भी यहाँ पे आयरन बीम को जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा किसने डेवलप किया है, तो इजराइल ने इसको डेवलप किया है। 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम है ये, और बताया जाता है कि ये पहला ऑपरेशनल सिस्टम होने वाला है इस पर्टिकुलर क्लास में। ऐसे बहुत सारे और भी नए नए अपडेट्स या और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स, इसमें नए नए मॉडिफिकेशंस होंगे जिससे इसके नए नए वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। अभी शुरुआत ये की गई है। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीम लाइट या कह सकते हैं पावरफुल लेज़र को यहाँ पर ये इसमें से रिलीज करेगा। और क्वेश्चन यह है, ईरान बोल रहा हूँ, इजराइल ने तो यहाँ पर इस सिस्टम को बनाया है, बट कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है? यह बनाया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। आयरन बीम को सबसे पहली बार शो किया गया था 2014 में, लेकिन दोस्तों प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट्स है, कई रिपोर्ट बताती हैं 2020 के अंदर में यहाँ पर इसको रेडी किया गया। लेकिन इसका जो ऑपरेशनल रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया, कितने दूरी तक जा सकता है, केवल 7 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। कहने का मतलब है जितने भी शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स होते हैं उसको यहाँ पर यह हिट कर पाएगा, इससे ज़्यादा दूर हिट नहीं कर पाएगा। तो इसको एक एज अ डिसएडवांटेज भी काउंट किया जा सकता है कि पास के रॉकेट्स होंगे उनको मार के गिरा देगा, कोई ज़्यादा दूर है भाई इसकी इतनी रेंज ही नहीं है तो इतनी दूर नहीं जा पाएगा। अब दोस्तों इसी आयरन बीम को लेकर कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करे गए हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले, जैसे हमारे नॉर्मल हथियार होते हैं, आपको वेपन्स दागने पड़ेंगे, है ना, रॉकेट दागने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पर वो दुश्मन के टारगेट को हिट करेगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो वेपन्स हैं, बॉम्ब्स है, वो लगातार चलाने होंगे, फिर वो ख़त्म भी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज है जो नॉर्मल वेपन इस्तेमाल करते हैं उस वाले केस में। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई होती रहेगी, और जिससे यहाँ पर ये जो लेज़र है, ये जो बीम ऑफ लाइट है, वो लगातार कंटिन्यूसली चलती रहेगी बिना किसी इंटरप्शन के। तो जो टारगेट्स होंगे उनको लगातार ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा नॉर्मल रॉकेट नहीं दागने या बॉम्ब नहीं छोड़ना है, बस खाली यहाँ पर इस लेज़र को शुरू करना है। ठीक है, तो इजराइल का आयरन सिस्टम अलग है, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंस है इस आयरन बीम के अंदर में। ठीक, आते हैं आगे। अब दोस्तों इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए गए हैं। पहला डिसएडवांटेज को काउंट कर सकते हैं वही कि भाई शॉर्ट रेंज के लिए जो रॉकेट्स होते हैं उसी को ये हिट कर सकता है, ज़्यादा दूर ये नहीं जा सकता। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप आयरन बीम बना तो लेंगे, लेकिन अगर मौसम सही नहीं हुआ ना, वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब है और ऊपर से रॉकेट उड़ते हुए आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पर ये सही से टारगेट नहीं कर पाएगा। बताया ये जाता है कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, कोई ज़्यादा घने बादल हैं, तो ऐसी कंडीशंस में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके अलावा कोई वेट कंडीशंस है, बरसात वगैरह हो गई है, नमी सी प्रेजेंट हो गई है, मॉइस्चर हो गया है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो वाटर पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादातर एनर्जी को इसके एब्जॉर्ब कर लेंगे। मान लो हमारे मौसम में नमी है, बारिश हुई है, जब इस लेज़र को चलाओगे तो इसकी जो आधे से ज़्यादा एनर्जी होगी वो आसपास की जो पानी होगी, वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, वो सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसके अंदर में पावर कम रह जाएगी। तो इसका ये दूसरा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आयरन बीम के अंदर में आपको एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। मान लीजिए आपका टारगेट सामने है और यहाँ से आप लेज़र शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल सटीक टारगेट चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस बीच में, उस रास्ते में कोई दूसरी चीज़ ना आए। अगर कोई दूसरी चीज़ आएगी तो इसके लिए बैरियर बनेगी, इसके अंदर में एक रुकावट क्रिएट करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसमें कई सारी प्रकार की लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसे ही डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं, उसको और ज़्यादा मॉडर्न किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, शुरुआती तौर है, इसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले समय पर हमको देखने को मिल सकते हैं। बट ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे कई सारे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर साल। चलिए अब दोस्तों, जितना भी कुछ आप लोगों ने पढ़ा है,
इसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जितने भी आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन देता चलूँगा, आंसर आप लिखते चलना। फिर लास्ट में एक साथ मैं आपको सभी के आंसर्स बता दूंगा, तो लास्ट में अपना स्कोर लिख के जाना कि भाई क्या स्कोर आपका आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी इनोवेशन बिहाइंड द आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। जो आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसको हम यूज करते हैं। अब आपने पढ़ लिया है तो आपको पता है इसका आंसर, नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है। पहला, क्या ये रडार बेस्ड गाइडेड इंटरसेप्शन है, या ऑप्शन नंबर बी क्या ये हाई एनर्जी लेजर है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी हाइपरसोनिक मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। इससे सरल मतलब क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर इतना सब कुछ डिस्कस किया है, ये सब चीज़ें आपको एक सिंपल से पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोस्तों, जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट एक ही जगह पे अवेलेबल होगा। तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी डेटा आप इन वीडियोस में देख रहे हैं वो सब उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा जिसको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। कोई पुराना कंटेंट सर्च करना है वो कर सकते हैं, पुराना डेटा पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। एक साथ सालों का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। पुराना डेटा, पुराने पीडीएफ उठाने हैं, डेट वाइज पढ़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आप बार बार वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगली खबर आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। अब देखिए ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कैसे है समझाऊंगा आगे, लेकिन पहले ये जानो मामला है क्या। अब जैसा मान लो कोई बिगिनर है, न्यूज़पेपर खोल के बैठा है आज, और सबसे पहला फ्रंट पेज पर यही आर्टिकल मिल गया है। अब इसका बैकग्राउंड डिटेल पता ही नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पिछले कुछ महीनों से चल क्या रहा है। पहले आप पूरा का पूरा इशू समझ जाएंगे ना, उसके बाद ये आर्टिकल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को अभी यहाँ पर वैलिड का करार दिया है, और यह भी कंफर्म किया है कि जो स्टेट की रेगुलेटरी पावर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर देखने को मिलेगी। अब मामला क्या है, देखिए जो मदरसाज हैं करंट समय पर, उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग एक्ट हैं। तो यूपी में आपको बहुत सारे हजारों मदरसाज देखने को मिलेंगे। इवन पूरे भारत में उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मदरसाज प्रेजेंट हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको चलाने के लिए यहाँ पर, यानी उन मदरसाज को गवर्न करने के लिए हमारे पास में एक एक्ट है, वो भी 2004 का। और उस एक्ट का नाम क्या है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004। 2004 का ये एक्ट है। इसका मेन काम क्या है, मदरसाज को गवर्न करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, इस एक्ट को लेकर पिछले कुछ समय पर थोड़े डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो यहाँ पर एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मदरसाज हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। मदरसाज को हटा के एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे इन बच्चों को लेकर आना चाहिए जो मदरसाज में पढ़ रहे थे। इनको एक फॉर्मल एजुकेशन देनी चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था। अब मामला कहाँ तक चला गया ये सुनिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मदरसाज हैं क्या। देखो मदरसाज जो ये वर्ड है ना, ये एक अरेबिक वर्ड है। कई बार यहाँ पर इसको हम लोग, ये जो वर्ड है इसका यूज़ किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्युलर भी हो सकता है, जहाँ पे कह सकते हैं हर एक रिलीजन का व्यक्ति जा सकता है पढ़ने के लिए। और दूसरे साइड में यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन है कई सारी जगह पे आपको देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर रिलीजन बेसिस पे भी हो सकता है।
दोनों तरीके के हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जब बात आती है एक्ट के बारे में, तो ये है यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, जिसको लेकर ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एक्ट सही है। ध्यान रखना, न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया है कि हाँ ठीक है, ये सही है, ये संवैधानिक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंवैधानिक हो। लेकिन एक पॉइंट पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलेशन के लिए बोला है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लो ये 2004 का कानून है क्या। ये जो एक्ट है ये मदरसाज में जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसको गवर्न करने का काम करता है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है जिसमें रिलीजियस टीचिंग भी हो सकती है, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कुछ एलिमेंट्स मॉडर्न सेकुलर सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इसमें सेकुलर वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, प्लस कुछ आपको मदरसाज ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स भी दी जाती हैं। लेकिन अब क्या होता है, इसी वजह से यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बनाया जाता है। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से प्रेजेंट हैं। और इन मेंबर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई मदरसा के कोर्सेज कैसे तैयार होंगे, सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होंगे, तो वो उन सब चीज़ों को तैयार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो इसी बोर्ड की होती है, जिसमें आपको कह सकते हैं ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जो मदरसा में एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 10 तक भी है। उसके अलावा फाजिल जिसको बोलते हैं मास्टर्स डिग्री तक भी एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है इन मदरसाज में। ध्यान रखिएगा, क्लास 10 तक भी और मास्टर्स डिग्री तक भी आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी जाती हैं। अब मदरसाज की स्थिति यूपी में क्या है, पहले ये सुनिए। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मदरसाज प्रेजेंट हैं। 2023 में अगर हम बात करेंगे तो 1.69 लाख के आसपास स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, इतने बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 14,000 से ज़्यादा इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ के जो एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लास 10 क्लास 12 लेवल, उसके अलावा यहाँ पर मास्टर्स डिग्री तक जो प्रोग्राम्स है वो चलाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अब असल बात सुनिए। हुआ ये, अभी साल 2024 में मार्च के महीने में एक केस जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो ये 2004 वाला एक्ट है, यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट, जो कि मदरसा को चलाने की पावर दे रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है, गवर्न कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है, संविधान के साथ में काम नहीं कर रहा है, ऐसा यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया। और इस आधार पे बोलने के बाद इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको खत्म करने की बात की गई। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में रोक लगा दिया था इस ऑर्डर पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन तो आ गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मदरसाज हटा के उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला थोड़े समय रुक जाओ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी और बोला अक्टूबर के महीने में केस को हम वापस से सुनवाई करेंगे। और ये सुनवाई रिसेंटली शुरू हो चुकी थी, जिसका डिसीजन कल आया है, जिस वजह से आज हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा बीच में आपको पता होगा एनसीपीसीआर का एक मुद्दा आ गया था, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक बॉडी है जिसका मेन काम है बच्चों के हक की सुरक्षा करना। तो ये जो बॉडी है इसके माध्यम से कुछ नोटिफिकेशन दिए गए थे और इन्होंने भी यहाँ पर ये बोला कि मदरसास के अंदर में जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर में, उसकी इंस्पेक्शन करना, उसकी जांच पड़ताल बैठाना, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी रोक लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स के ऊपर में रोक लगा दिया था मदरसा को लेकर, जो रिसेंट समय पर नए अपडेट्स आए थे। ये बात आपको समझ में आई। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी और अभी यहां पर यह केस भी देख लिया और कल डिसीजन दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला था ना इसको खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, खत्म नहीं करना है, यह वैलिड है, संविधान के हिसाब से है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट कल बोल चुका है। तो मदरसा उसके लिए एक बड़ा रिलीफ में है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि मार्च के महीने में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो उसके पीछे का रीजन क्या था, कौन कौन से कारण थे जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि यह असंवैधानिक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यह बोलता है कि जो मदरसा वाला सिस्टम है यह सेक्युलरिज्म का वायलेशन है, सेक्युलरिज्म का उल्लंघन। सेक्युलरिज्म क्या है, जिसमें हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। अब सेक्युलरिज्म में हम क्या करते हैं कि सभी रिलीजन्स को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये हम सेक्युलरिज्म में बात करते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलता है कि
जो मदरसा करिकुलम है, मदरसा का जो सिलेबस है, वहाँ का जो एजुकेशन है वो रिलीजियस एजुकेशन है, जहाँ पे इस्लाम कंपलसरी है। और जब भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्युलरिज्म में सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है। यहाँ पर केवल और केवल एक ही स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर एजुकेशन दी जा रही है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला। और इसको बोलते हुए कोर्ट ने यह बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन है वो सभी के हिसाब से सेम है, सभी को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का वायलेशन है। पहला बात इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कह दिया गया। अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोली कि ये जो मदरसा सिस्टम है या जो ये पर्टिकुलर एक्ट है 2004 वाला, ये राइट टू एजुकेशन का भी वायलेशन है। क्योंकि आज आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो संविधान देता है, उसमें आपका राइट टू एजुकेशन भी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलता है कि मदरसा एक्ट ने आर्टिकल 21A को भी वायलेट कर दिया है। आर्टिकल 21A वो है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान का जो गारंटी देता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, कि हर एक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल है उसके पास में ये हक है ना, उसको यहाँ पर फ्री और कंपलसरी, ध्यान रखना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है इस आर्टिकल 21A में। तो हाई कोर्ट ने बोला कि मदरसा एक्ट इसको भी वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करिकुलम जिसी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो उतना ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन का नहीं है। जो भी यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है मदरसाज में वो क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है, जैसी नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया कि ये राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात और बोली। अब ये वाला पॉइंट में ना थोड़ा ध्यान रखना, पहले के दो तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये क्या बोल दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ये क्या बोल दिया। ये वाला पॉइंट पे थोड़ा स्पेसिफिक फोकस करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस वाले पॉइंट को सपोर्ट किया है। ठीक है, क्योंकि अभी हम न्यूज़ पे चलेंगे वापस। तो ये क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी बोल दिया था जब इस केस को देख रहा था कि जो मदरसा एक्ट है इसमें जितने भी प्रोविजंस वगैरह हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये क्या है? यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है दोस्तों उसको गवर्न करने के लिए, एक मान लो यूनिवर्सिटी है, उसको रिकग्निशन देने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए, है ना, उस यूनिवर्सिटी का, ताकि वो यूनिवर्सिटी डिग्री वगैरह दे सके, तो उसको पहले अप्रूवल लेना होता है इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर में। तो यूजीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बिना यूनिवर्सिटीज़ कैसे चलेंगी। लेकिन मदरसा बोर्ड जो है ये बिना यूजीसी के अप्रूवल के ही डिग्रीज दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें मास्टर्स डिग्री तक दी जा सकती है ना, मास्टर्स डिग्री भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है मदरसा के अंदर में। तो यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसको सही ठहराया है कि मदरसा बोर्ड की जब बात होती है तो वो आज के समय पर डिग्रीज वगैरह जो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, क्योंकि यहां पर यूजीसी एक्ट काम करता है। ये वाली पावर्स हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास में है, वही यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ को क्या करेगा, ये वैलिड अप्रूवल देगा या सर्टिफिकेशन देगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है आपका आर्टिकल। इतना मामला क्या चल रहा है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब केस देखा गया डीवाई चंद्रचूड़ जी के थ्रू, तो उन्होंने ये बोला कि 2004 एक्ट जो है इसके प्रोविजन वगैरह ठीक हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हायर एजुकेशन का है, जहाँ पे कामिल और फाजिल, कामिल क्या है अंडर ग्रेजुएट वाली पढ़ाई, और फाजिल क्या है पोस्ट ग्रेजुएट, ये जो पढ़ाई यहाँ पर दी जा रही है, हाँ ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, यूजीसी के कॉन्फ्लिक्ट में है। इस वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। बाकी सारी चीज़ें जैसी चल रही हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी, वो सब संवैधानिक है। तो कहने का मतलब है फिर भी बहुत सारा जो रिलीफ है वो अभी मदरसास को यहाँ पे मिल चुका है। अदरवाइज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो था पूरे ही एक्ट को खत्म कर देना। ठीक है, और यहाँ पे जो ये मदरसा के स्टूडेंट्स हैं इनको एक फॉर्मल एजुकेशन में लेकर आना, तो ये बेसिकली यहाँ पे उस समय पर मेन पर्पज था। बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलट करके आया, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। समझ गए? क्लियर हो गया ना? चलिए आगे आते हैं। अब यहीं पर दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहूँगा, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब ये है हमारे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान यानी प्रोविजंस। ये प्रोविजंस वो हैं जो सीधा एजुकेशन से रिलेटेड है। हमारा संविधान एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रावधान देता है वो सब लिखे गए हैं। जैसे आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A के बारे में तो अभी हमने डिस्कशन कर लिया था कि भाई यहाँ पर जो हमारे संविधान के अंदर में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 46वां जो संशोधन किया गया था 2002 में, इसके माध्यम से राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया।
पार्ट नंबर 3 के अंदर में। और एजुकेशन को यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच में है। ये आर्टिकल 21 के माध्यम से पावर मिलती है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो यहां पर भी एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। फिर आर्टिकल 46 की बात करेंगे तो आर्टिकल 46 दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं उनके अंदर में, मतलब उन कम्युनिटीज में एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है। और फिर आर्टिकल 28 दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी रिलीजियस एजुकेशन को अटेंड कर सकते हैं। जैसा भी हम मदरसास की बात कर रहे थे ना, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो वहां पर भी इन चीज़ों को अटेंड किया जा सकता है। ये आर्टिकल 28 के तहत पावर मिलती है। फिर आर्टिकल 29 बात करता है जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी प्रोटेक्शन बात करना है ना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए आर्टिकल 29 बात करता है। और आर्टिकल 30 की जब बात करेंगे तो अगेन ये भी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में डिस्कशन करता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके जो हक हैं कि उनके पास में ये अधिकार है कि वो अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के पास में ये राइट कहाँ से मिलता है? हमारे संविधान के आर्टिकल 30 से। उसी तरीके से आर्टिकल 51A क्लॉज ए सब क्लॉज के आपको देखने को मिल जाता है। एक आर्टिकल ये भी है जहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं इनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए अपने बच्चों को, स्पेशली जो 6 से 14 साल के हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर यह प्रमोट करता है। तो हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो स्पेशली एजुकेशन को लेकर डील करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये आपके पॉलिटिक में जब आप पढ़ने जाओगे तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, तो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा अगर आप इन चीज़ों को, बेसिक से बातों को याद रखेंगे तो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं पर एक मेंस का क्वेश्चन देना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय पर बहुत खबरें पब्लिश होंगी। आने वाले समय पर आप देख पाओगे कल या परसों कोई ना कोई एडिटोरियल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, द रोल ऑफ मदरसाज इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। मदरसा का जो रोल है भारत के एजुकेशन सिस्टम पे पहले वो बताना है, और इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमाज हैं वो यहाँ पर आपने बताना है ना। जितने भी संवैधानिक दुविधाएं हैं वो समझानी है। फिर आज के समय पर इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं वो समझाना है। 250 शब्दों में लिखना है तो आराम से आप हर एक पोर्शन को टैकल कर पाएंगे। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने हर एक चीज़ को आराम से लिखना होगा। कैसे लिखना है उसके टिप्स मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी। अभी यहाँ पर आप लोग प्लीज़ एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ, उसको सुनिएगा। जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं ग्रुप के अंदर में। देखो कई लोग मुझसे बोलते हैं सर आंसर को टैग कर दिया करो, कुछ रिप्लाई दे दिया करो। मैं एक का रिप्लाई देता हूँ तो मेरे पास में मैंने पहले करा है, फिर बहुत सारे लोग रिप्लाई देने पड़ता है, फिर मैं इतने आंसर नहीं देख पाता। बहुत सारे लोग के नाम मुझे पता है जो रेगुलर आंसर्स लिख रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट है, बहुत अच्छे आंसर लिखे जाते हैं यार। तो मैं कभी शेयर करूँगा, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे भी आंसर्स वो शेयर कर दिया करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की शिक्षा प्रणाली में मदरसों की भूमिका और उससे संबंधित जितने भी संवैधानिक दुविधाएं हैं और समकालीन चुनौतियां हैं उसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन सवाल यह है लिखना कैसे, आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं इसके अंदर में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको लेकर टिप्स शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना होगा। अब हेडिंग मत लिखना। इंट्रोडक्शन में आप मदरसास का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझा सकते हैं, और उसका जो हिस्टोरिकल रोल रहा है एक रिलीजियस और सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में वो समझा सकते हैं। आज इंडियन सोसाइटी में थोड़ा इसका रेलिवेंस बता सकते हैं। कैसे वो आगे बताऊंगा कि रेलिवेंस क्या है। अब दोस्तों फिर उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जितने प्रोविजन, संविधान जितने भी आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। जैसे मदरसा से रिलेटेड आर्टिकल 25 है, 30 है। 30 के बारे में भी बात की थी ना हमने, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। फिर उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 14 है, 15 है, और कैसे यहाँ पर जितने भी ये प्रावधान है वो हमारे रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए वो आपने बताना है। फिर आप यहाँ पे मदरसाज का जो रोल है एजुकेशन में वो बता सकते हैं कि मदरसाज का एक इंपॉर्टेंस रहा है एजुकेशन में, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले क्षेत्र हैं या मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, वहाँ पर एक शिक्षा देने का काम किया गया है। वो यहाँ पे ऐसा रोल जो है वो लिखा जा सकता है। देन उसके बाद में आप इसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या है इस पर्टिकुलर इशू पर, कुछ हाई कोर्ट्स के स्टांस क्या है, वो एक डिबेट जो चलती है इस मामले पे वो आप समझा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा है कि जो मदरसाज हैं वो सेकुलर एथोस को वॉयलेट कर रहा है, जितने भी यहाँ पे सेकुलरिज्म है उसको वॉयलेट कर रहा है। क्या ऐसा कुछ है, आप इसके बारे में बता सकते हैं, एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं। फिर बात है चैलेंजेस और इशूज़ के बारे में,
ठीक है कि भाई समस्याएं क्या है। समस्या यह है कि आज भी कई सारे मदरसाज ऐसे हैं जहां पर एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, यानी वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है जो मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, जो असल में यहां पर करंट समय के हिसाब से अपडेटेड एजुकेशन होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट का जो रोल है मदरसाज को रेगुलेट करने में, ये क्या है, इसको लेकर आप बता सकते हैं। जो चैलेंजेस हैं कि भाई यहाँ पर मदरसाज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीज़ें बैलेंस करनी होगी, है ना, रिलीजियस टीचिंग्स को बैलेंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मदरसाज में एक सेकुलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं कि दोनों ही तरीके के होते हैं, तो वहाँ पे आपने रिलीजियस टीचिंग्स को बैलेंस करना होगा। ये यहाँ पे बताया गया। जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, हमारे देश के स्तर पे जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ दिखानी होगी, वो पढ़ाना होगा, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। फिर लास्ट में कुछ कंक्लूजन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे हो गया है हमारा आज का मेंस वाला टॉपिक खत्म। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स के तौर पे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सवाल क्या है, क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस guarantee the right of minorities to establish and administer education institution of their choice including madrasas। अब ये थोड़ी देर पहले पढ़ा है, हमारे भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद, वो कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यक को हक देता है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने की। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, या ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21, या ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 25, या ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 30। आप देखोगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी है ना, तो उसको लेकर पूछ लिया गया है, बताओ कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो ये सवाल बनते रहते हैं। चलिए लिखिए इसका आंसर, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा सभी आंसर्स। फिलहाल के लिए अब आते हैं अपनी अगली खबर पर। अगली खबर दोस्तों पेज नंबर 14 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करेंगे। मामला क्या है, स्टॉप एब्यूज ऑफ पेटेंट मोनोपोलीज इन रेयर डिजीज, ऐसा यहाँ पर एक्टिविस्ट का कहना है। सुनिए, अब आर्टिकल को यहाँ पर जाने दीजिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ कि मामला चल क्या रहा है। आज ना जो बीमारियाँ होती हैं वो बीमारियाँ भी 2-3 प्रकार की हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल डिजीज़ देखने को मिलेगी, छोटी मोटी बीमारी जिसको जाकर आप आराम से यहाँ पर ठीक करवा सकते हैं। स्पेशली बुखार जुकाम है, पास के लोकल डॉक्टर के पास में जाते हैं, ठीक करवा लेते हैं। उससे बड़ी बीमारी थोड़े और बड़े डॉक्टर्स के पास में, हॉस्पिटल्स में जाते हैं। फिर कुछ बीमारी आती है जिसको बोलते हैं रेयर डिजीज़। रेयर वर्ड क्या दर्शाता है, रेयर वर्ड वो दर्शाता है मतलब जो बहुत कम ही से हो। तो रेयर डिजीज में आपकी वो बीमारियां आ जाती हैं जो कि बहुत कम लोगों को होती हैं, या 1000 लोगों में से केवल एक जने को वो बीमारी हो रही है, तो उसको बोलते हैं रेयर डिजीज। तो ऐसी रेयर डिजीज को ठीक करने के लिए खर्चा बहुत लगता है, क्योंकि इसको लेकर दवाइयां बहुत कम है मार्केट में। अब मेडिसिन की अवेलेबिलिटी तो कम है, लेकिन मेडिसिन जो अवेलेबल है उनका लाखों में खर्चा बैठ जाता है। और कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात की जा रही है SMA के बारे में, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी के बारे में। SMA का नाम सुना होगा, जिसको लेकर करोड़ों रुपए के इंजेक्शंस भी आते हैं करंट समय पर। कई सारे बच्चों को यहाँ पर बीमारी देखने की, स्पेशली यहाँ पर ये बच्चों को ही देखने को मिलती है, जहाँ पे बच्चा सही से वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, है ना, इस बीमारी के अंदर में उसको फिर इंजेक्शन लगना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों का इंजेक्शन आता है। या अब तो जीन थेरेपी भी आ चुकी है मार्केट में, बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो SMA है ये भी क्या है, एक रेयर डिजीज है। अब SMA एक रेयर डिजीज है, इसको सही करने के लिए कुछ दवाई है हमारे पास में। बताया जाता है एक दवाई है जिसका नाम है रिस्डिपाम। तो रिस्डिपाम यहाँ पर एक दवाई है। अब इस दवाई को बनाता कौन है, कंपनी है, कह सकते हैं स्विस मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी जिसका नाम है रॉश। ये कंपनी इस दवाई को बनाती है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसने ये दवाई बनाई होगी शुरुआत में कि हाँ ये अच्छे से काम कर रही है, इस बीमारी को ठीक कर सकती है, बच्चों को ठीक कर सकती है, तो इसने शुरुआत में पेटेंट ले लिया होगा। अब कंपनी होती है जब दवाई बनाती है तो वो पेटेंट ले लेती है उस पर। पेटेंट बेसिकली एक तरीके से कॉपीराइट की तरह काम करता है। सभी को पता है ना कॉपीराइट क्या है। आपने कोई किताब लिखी, कोई उसे कॉपी ना कर ले, है ना, आपका जो दिमाग लगाया हुआ पूरा इनोवेशन है वो दूसरा कॉपी करके ये ना बोले कि भाई ये मैंने किया है, तो उस पर क्या करोगे, कॉपीराइट ले लोगे, कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पहले यहाँ पे उससे आपको आपकी परमिशन लेनी होगी, तब जाके आप उसको इजाज़त देंगे, नहीं तो फिर अगर वो करेगा तो आप उसके खिलाफ में लीगल एक्शंस ले सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे पेटेंट होता है। तो एक कंपनी ने यहाँ पर दवा बना दी इस मामले को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, तो उस पर पेटेंट ले लिया। अब वो आगे 20 साल तक रह सकता है, उसके बाद एक्सपायर भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक पेटेंट है उस कंपनी के पास में तब तक कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो रॉश कंपनी ने भी इस दवाई को लेकर पेटेंट ले रखा है, और ये जो पेटेंट है इनका वो 2035 तक वर्क करने वाला है। ध्यान रखना, कब तक काम करेगा, 2035 तक ये पेटेंट रहेगा। तो 2035 तक दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं होगी जो इनकी दवाई को ये कॉपी कर ले और सस्ती सी दवाई बना दे, क्योंकि ये दवाई इफेक्टिव है। अब दवाई इफेक्टिव है क्योंकि इस कंपनी ने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत पैसा लगाया है, और उसके बाद ये दवाई जाके बनाई है। कई सारे टेस्टिंग करे हैं, कई सारे ट्रायल्स करे हैं, तब जाके मार्केट में दवाई आई है।
तो इस वजह से ये ओरिजिनल दवाई होती हैं। और एक दूसरी तरफ दवाई होती है जिसको बोलते हैं जेनेरिक। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में पता है ना, जेनेरिक वाली क्या होती है, जो ओरिजिनल दवाई है उन्हीं को कॉपी कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एसएमए की जो दवाई तैयार की गई है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, रेसडीप्लाम, तो 2035 तक का पेटेंट है इस कंपनी के पास में, रॉश कंपनी के पास में। अब 2035 में जब पेटेंट खत्म हो जाएगा, इनका एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद में कोई भी कंपनी आ सकती है, उसको कॉपी कर सकती है। अब ऑलरेडी वो अच्छी से काम कर रही है, तो कॉपी का मतलब यह है कि एक आध सॉल्ट वगैरह ऊपर नीचे कर देंगे, थोड़ा बदलाव कर देंगे, दवाई एज इट इज रहेगी। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने बस खाली थोड़ा सा बदलाव करके मार्केट में उसको दवाई को उतार दिया एज अ जेनेरिक मेडिसिन। तो आपने क्योंकि उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं की है, बहुत पैसा खर्च नहीं किया है, तो ये दवाई मार्केट में सस्ती बिकती है। इस वजह से बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती होती है। रीज़न यही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये दवा जो बनाई गई है ये कितने की होगी, जिसका पेटेंट 2035 तक है ना। ये दवाई जो ये रॉश कंपनी बनाती है दोस्तों, बताया जाता है कि एक बॉटल के ऊपर जो पैसा लगता है 6 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए तक का यहां पर ये बॉटल आता है। और बताया जा रहा है कि जब ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो इस मार्केट में पता है इसको कितना सस्ता बनाया जा सकता है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ये सजेस्ट करती है कि इस दवाई को हम 3,000 रुपए तक भी अवेलेबल करवा सकते हैं कम से कम। तो आने वाले समय पर जो पेटेंट एक्सपायर होगा उसके बाद इसको कॉपी किया जा सकता है, और फिर उसके बाद एसएमए की जो दवाई है वो आराम से सस्ती दी जा सकती है, अफोर्डेबल दी जा सकती है। लेकिन जब कॉपी करके बनाएंगे तो वो जेनरिक कहलाएगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि रॉश कंपनी कह रही है कि हम ये पेटेंट एक्सपायर नहीं होने देंगे। इस कंपनी का कहना यहां पर यह है कि हम नहीं चाहते कि इस दवा को कोई कॉपी करे, ये चाहती है मोनोपोली बनाना, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं पेटेंट मोनोपोली। पेटेंट ले लिया, अब अकेली मोनोपोली क्या होती है, सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, बेचने वाला एक, खरीदने वाले अनेक। बेचने वाला एक है, अब जो भी प्राइस वो डिसाइड करेगा वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा वो चीज़ कहीं मिल ही नहीं रही है। अब भले ही वो कितना ही प्राइस डिसाइड करे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके, समझ गए। तो दोस्तों यहां पर इसी चीज़ को रोकना है रेयर डिजीज के मामले में, क्योंकि रेयर डिजीज में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी दवाइयां अफोर्डेबल नहीं है। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए पेटेंट मोनोपोली को रोका जाए, ये एक्टिविस्ट की मांग है। क्योंकि रॉश कंपनी कह रही है कि हम यहां पे नहीं चाहते कि कोई दूसरी कंपनी आके दवाई कॉपी करे और उसको सस्ते में बेच दे। समझ रहे हैं ना ये पूरा मैटर क्या चल रहा है, ये मैंने आपको समझाया ना। अब यहाँ पे कंपनी ये बोलती है कि देखिए हम लोग खुद कमिटेड हैं, हम लोग खुद अच्छा हेल्थ केयर इनोवेशंस कर रहे हैं, हम चाहते हैं अपने पेशेंट की लाइफ को इंप्रूव करना, हर एक चीज़ को इंप्रूव करना। लेकिन उसी समय पर हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने इनोवेशन किया है हम उसकी सुरक्षा करें। हम नहीं चाहते कि दूसरे कंट्रीज इसको कॉपी करें। हम चाहते हैं हमारी इनोवेशन जो आविष्कार हमने किया है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, ये हमारे पास में ही रहे हमेशा। यही प्राइस डिसाइड करेंगे जो डिसाइड करेंगे। तो ये मांग चल रही है, इसको रोकने की बात की जा रही है कि स्टॉप एब्यूज ऑफ पेटेंट मोनोपोलीज। आई होप आपको अब ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला क्या चल रहा है, पेटेंट का इशू क्या है, मोनोपोली का इशू क्या है, इसको रोकने को लेकर बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, वो भी क्लियर हो गया होगा, ताकि एक अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जा सके। नाउ अभी इसी आर्टिकल में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो बीमारी है एसएमए, ये क्या है, कैसे वर्क करती है, पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रेयर डिजीज के बारे में बता दूंगा। क्वेश्चन बन सकता है आपसे एसएमए के बारे में, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। यह है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक रेयर डिजीज। ऐसी बहुत बीमारियां हैं जो 1000 में से एक जने को हो रही है तो वो रेयर डिजीज कहलाएगी। लेकिन ये जो एसएमए है, यहां पे एक इंसान इतना बुरा सफर करता है कि वो उसकी जो बॉडी के मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सही से मूव नहीं कर पाती, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योंकि आपकी बॉडी मूव होती है कैसे, जब आपका ब्रेन डायरेक्शन दे रहा होता है ना। आपकी जो नर्व सेल्स हैं वही आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करती हैं। नर्व सेल क्या करती है, ब्रेन से सिग्नल हमारे मांसपेशियों में भेजती है, फिर मांसपेशियां मूव करती है, मसल्स को आप मूव कर रहे होते हो। अब क्या है, एसएमए के अंदर में आपका नर्व सेल ही लॉस हो जाता है, नर्व सेल ही यहां पर डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज हो जाएगा तो आपका ब्रेन सिग्नल ही नहीं देगा, तो आपकी मसल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है, ना चल पाएंगे ना लेट पाएंगे। लेटे में काफ़ी तकलीफ होती है ना, या बैठे ही रहना, कोई रिएक्शन ना देना, ऐसे कुछ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। समझ गए इस बात को। क्वेश्चन यह है कि सर ये बीमारी होती कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है। कारण है यहाँ पर एक जीन, ठीक है। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर एक जीन आता है और उससे हमको एक प्रोटीन मिलता है दोस्तों,
एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम बोलते हैं SMN प्रोटीन। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना चाहो तो SMN1 करके आप याद रख सकते हैं। तो SMN प्रोटीन है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसे मिलता है? जीन के माध्यम से। और वो जीन कैसे मिलता है? हर एक इंसान में इस जीन के 2 कॉपी होते हैं। जब वो कैसे कॉपी मिलता है? एक जीन मिलता है मदर से और एक मिलता है फादर से। तो माता पिता से एक एक जीन मिलता है, तो उसके 2 कॉपीज आपके बॉडी में प्रेजेंट है। उसी की मदद से यहाँ पे प्रोटीन वर्क करता है, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन। तो एक जो बच्चा होता है ना, वो इस डिसऑर्डर को डेवलप तब कर लेता है जब उसके बॉडी के अंदर में जो ये जीन की कॉपीज माता पिता से आए हैं वो सही से वर्क ना कर रहे हो, वो कॉपीज के अंदर में फॉल्ट हो। अगर वो कॉपीज में ही फॉल्ट होगा तो ये प्रोटीन सही से वर्क नहीं करेगा। क्या होगा? जो आपकी नर्व सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगी। देन ये SMA यानी स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशली ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चे या चिल्ड्रन जो हैं या छोटे छोटे बेबीज हैं उन्हीं को ये अफेक्ट करता है ना। उनका बैठने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, वो अपना सर नहीं घुमा सकते, सही से यहाँ पर कह सकते हैं खाना नहीं खा सकते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी में नज़र आती है। समझ गए? उसको फिर यहाँ पर एक व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। क्वेश्चन है ये होता कैसे, आपको बता चुका हूं। एक जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से, वो जीन कौन सा है? SMN1 जीन। फिर से बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 जीन है ये। इसमें बदलाव हो जाता है और बदलाव होने की वजह से इसके बदलाव ऐसा वाला होता है जिसकी वजह से जो एक प्रोटीन है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिस प्रोटीन की अभी हम बात कर रहे थे। तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो इससे आपकी मोटर न्यूरॉन लॉस हो जाएगी और इससे मसल्स की जो कह सकते हैं मसल्स का लॉस है वो देखने को मिल जाएगा, मसल्स में कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये मान लीजिए आपकी ये है मसल, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक नॉर्मल मोटर न्यूरॉन है और मसल सेल है, ये आपकी मोटर न्यूरॉन है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी हो जाता है तो उसकी मसल्स जो है वो सही से वर्क नहीं कर पा रही होती। क्यों? उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर SMA से अफेक्टेड ये आप न्यूरॉन देख पाएंगे। ये जो नर्व है, मोटर नर्व जो है टेढ़ी मेढ़ी से हो गई है ना, आपको दिख रहा होगा। ये आप देख पाएंगे कितना वेल कनेक्टेड है मसल्स के साथ में, यहाँ पे कनेक्टेड प्रॉपरली नहीं है और ऊपर भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमारे SMN1 जीन के अंदर में जब एक बदलाव हो जाएगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा तब जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसमें स्पाइन कर्व्ड हो सकती है, हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो सकते हैं, मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हो पाएगा, बोन फ्रैक्चर्स हो सकती हैं, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली कुछ चबाने में दिक्कत आती है, कुछ यहाँ पर निगलने में, यानी अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसको स्वेलो करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हेड का मूवमेंट नहीं हो सकता, सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी कई सारी समस्याएं SMA में नज़र आती हैं। अब SMA के कई सारे टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 0, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके आपको देखने को मिलेगा। टाइप 1 सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना। यहाँ पर बच्चा बहुत मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाता है, कुछ ही महीने जी पाता है, उसके बाद नहीं सर्वाइव कर पाता। ये टाइप 1 बहुत खतरनाक है, इसको कई बार हॉफमैन डिजीज़ बोल देते हैं। फिर टाइप 2 में यहाँ पर बच्चा सर्वाइव कर पाता है और ये वाली डिजीज़ यहाँ पर बच्चे को परेशान करती है, उसको बैठने में चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर टाइप 3 में यहाँ पर आप देख पाएंगे तो बच्चा चल पाता है और थोड़ा बहुत हल्के हल्के चल पाता है, खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। फिर टाइप 4 होता है, यहाँ पे ये इतना कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है। यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़े थोड़े दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयाँ हैं तो बहुत बहुत महंगी हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं जो बहुत महंगे हैं, लेकिन एक जीन थेरेपी भी है जो हाल ही में चर्चाओं में थी। मैं आपको हाथों हाथ ये भी पढ़ा दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। एक जीन थेरेपी है जिसको बोलते हैं ज़ोलगेंस्मा जीन थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जीन को लेकर एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नाम इसको दे दिया गया ज़ोलगेंस्मा। इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि माता पिता से जीन मिला हुआ है, जब उसमें कमी होगी तो उसकी वजह से ये दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ज़ोलगेंस्मा क्या करेगा, इस वाली थेरेपी के अंदर में जो आपकी फॉल्टी जीन होगी, जिसमें खराबी होगी, उसको बदल दिया जाएगा। तो ये वाली थेरेपी दी जाती है। ये US की जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इस थेरेपी को अप्रूवल दिया था मई 2019 में। तो ये जो ज़ोलगेंस्मा है ये कैसे काम करता है, आपका जो फॉल्टी जीन है उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह एक हेल्दी जीन का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वापस से वो प्रोटीन बनने लगेगा जिसकी हम बात कर रहे थे, SMN प्रोटीन। और उसके बाद में आपके नर्व सेल वापस से कह सकते हैं ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और बच्चा यहाँ पे नॉर्मली ग्रो कर सकता है। तो ये ऐसी थेरेपी भी दी जाती है, समझ गए। तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको मिल सकता है। चलिए इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, देखते हैं कितना याद है। लास्ट में सभी का आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, स्पाइनल मास्कुलर एट्रोफी यानी SMA ये होता है कौन से जीन के अंदर बदलाव होने की वजह से? कौन से जीन में बदलाव होगा जिसके बाद प्रोटीन नहीं बनेगा तो यहां पर दिक्कत आती है? वो कौन सा जीन है? ऑप्शन नंबर ए SMN1 जीन, या बी FMR1 जीन, या सी BRCA1 जीन न्यूज में था, देन उसके बाद TP53 जीन। तो बताइए यहां पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और सवाल कुछ इस तरीके से बन सकता है, बताइए कि एक जीन थेरेपी है जिसका नाम है जोल्गेंज्मा। ये जो थेरेपी है वो SMA बीमारी को लेकर दी जाती है और ये अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती है इस बीमारी को लेकर। लेकिन ये जो थेरेपी है ये कौन सी थेरेपी है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये कोई वैक्सीन है जो सीधा सीधा इस बीमारी को ठीक कर सकता है? या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये स्टेम सेल बेस्ड थेरेपी है? या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये वन टाइम जीन थेरेपी है? या ऑप्शन नंबर डी, क्या यहाँ पे लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर ट्रीटमेंट चलता है? तो बताइए इसमें से क्या सही उत्तर होना चाहिए। फटाफट इसका भी आंसर लिख दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। पेज नंबर 2 पे प्रेजेंट है GS पेपर नंबर 3। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है, जो हमारे डिवोटीज हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, वो सब यमुना नदी में इस समय पर स्नान कर रहे हैं। और तो मामला क्या है? मामला यह है यमुना नदी आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। स्पेशली दिल्ली में आपको बहुत पोल्यूशन देखने को मिलेगा। और आज के समय पर यमुना नदी कुछ ऐसी नजर आ रही है। हमेशा सर्दियों में यमुना नदी ऐसी हो जा रही है पिछले कुछ समय से। ये सब जो झाग आपको दिख रहा है ना, ये सब फोम आपको दिख रहा है, ये फोम पोल्यूशन है दोस्तों। क्या है? ये सब प्रदूषण है। ये बहुत सारी आसपास की इंडस्ट्री से डिटर्जेंट वगैरह और भी कई सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं जो इस पानी में जा रही हैं, जिससे ये पोल्यूशन, ये फोम बनता है। स्पेशली विंटर्स में ही यहाँ पर ये फोम आपको दिखाई पड़ता है। कारण मैं आपको अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये आपको दिख रहा है, ये दृश्य है, और ये दृश्यों को लेकर ये डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कल मंगलवार था, कल पहला दिन था दोस्तों छठ पूजा का, सेलिब्रेशन का। लोग स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों ने अभी भी यमुना नदी में इसी तरीके से, भले ही यहाँ पर कितना ही झाग हो, कितना भी टॉक्सिक फ्यूम हो, ये फ्यूम कोई अच्छा नहीं है, आपके स्किन के लिए बहुत बुरा हो सकता है, लोगों ने स्नान किया, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसी को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है भाई, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है ना, सेंट्रल में आपको बीजेपी देखने को मिलेगी। तो आम आदमी पार्टी कह रही है यमुना में जो ये पोल्यूशन है वो बीजेपी वाले जितने भी राज्य हैं, हरियाणा, यूपी, वहाँ की इंडस्ट्री से गंदा पानी आता है यमुना में, तब होता है। बीजेपी का कहना यह है कि आप कितने समय से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पानी को साफ करने की, लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट दे देते हैं, अनाउंसमेंट देते हैं, बट अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। अभी भी यहाँ पर ये जो फोम है वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है, जिससे यहाँ पे लोगों को अपना फेस्टिवल परफॉर्म करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, चलती रहती है हमेशा, लेकिन हमें जानना होगा ये यमुना में जो ये टॉक्सिक फोम है, ये फोम कैसे बनता है, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक इंसान के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस फोम को दोस्तों आपने देखा होगा कई बार वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्रॉथ, FROTH, वो भी फोम के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये जो फोम आया है इसके पीछे के कुछ केमिकल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं इस तरीके से झाग बन जाता है, ये नदी के ऊपर तैर रहा है, ये बाकायदा नदी है, उस पर यह ऐसा झाग बना हुआ है। रीजन नंबर 1, कारण क्या है? पहला, जितना भी कह सकते हैं गंदा पानी रिलीज होता है इंडस्ट्री से, आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है दोस्तों, वहां से ऐसा पानी रिलीज हो रहा है जिसमें डिटर्जेंट मिला हुआ होता है, सरफ वरफ आपको देखने को मिल जाएगा, डिटर्जेंट जैसे कंपोनेंट्स होते हैं। अब वही गंदा पानी जब यहाँ पे गिरेगा तो झाग बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आसपास कोई और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से गंदा पानी रिलीज हो रहा है, पेंट वाला या पेस्टिसाइड, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ से जो पानी बहता हुआ आता है वो भी नदियों में रिलीज होता है ना। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी आसपास है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स बन रहे हैं और केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। ऐसे केमिकल जो ऐसा झाग बनाते हैं, फोम बनाते हैं, सरफेक्टेंट जो कहलाते हैं, वो सब यहाँ पे इस नदी में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा फोम आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? ये बात क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर आपने ये बोला मॉनसून के बाद ही क्यों, यानी जो विंटर्स आती हैं, जो सर्दियां होती हैं, उसी समय पर ये क्यों दिखाई पड़ता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ये बीच में तो नहीं आता, हमेशा इसी समय पर यहाँ पे यमुना में फ्रॉथ नजर आएगा। रीज़न ये है कि पानी तो ऐसा आता रहता है, रिलीज होता रहता है, लेकिन ये दोस्तों फोम का ही एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। होता यह है जो ये झाग है, ये झाग लोअर टेम्परेचर पर ही क्या करती है, स्थिर रहती है।
अगर ये गर्मी होती यहाँ पे तो ये झाग नहीं बन पाती, क्योंकि झाग का कुछ ऐसा नेचर है कि वो लोअर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ज़्यादा फोम लंबे समय तक टिका रहेगा। और विंटर्स अब आ चुकी हैं, विंटर धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी, तो ये जो फोम है वो लंबे समय तक ऐसे ही रहने वाला है। इसी को बोलते हैं फोम या फ्रॉथ फॉर्मेशन। मैं आपको बता चुका हूँ मामला क्या है। पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है वो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब दोस्तों कई बार बताया जाता है इंडस्ट्री से ये जो चीज़ें आ रही हैं उसकी वजह से होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट और सरफेक्टेंट का बहुत बड़ा रोल है। लिख लेना, फॉस्फेट और सरफेक्टेंट, इनका मेन रोल है दोस्तों। इनकी वजह से सबसे ज़्यादा ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन कह लो या जो झाग देखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से होता है। लेकिन पता है आपको, यही जो झाग इस पानी में प्रेजेंट है, ये एक इंसान के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। पहली चीज़, अगर आप इसके शॉर्ट टर्म में यानी थोड़ा थोड़ा इसके एक्सपोजर में आते हैं, ये झाग आपके बॉडी से बार बार कह सकते हैं लगता है, तो इससे स्किन के ऊपर में इरिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, एलर्जी हो सकती है। इतना ही नहीं, बॉडी के अगर अंदर चले जाता है तो इससे टाइफाइड जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके इंटेस्टाइन में, आंतों में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। और ये तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। लंबे समय तक कोई इसके कांटेक्ट में रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें जो हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, वो हैवी मेटल आपके बॉडी में जाएंगे, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, एक इंसान को दिमागी समस्याएं हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स हैं इस टॉक्सिक फ्यूम के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। लिखित में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, विंटर्स में ही क्यों दिखाई देता है वो मैंने आपको बता दिया। डिटर्जेंट स्पेशली फॉस्फेट वगैरह जैसी चीज़ें इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रही हैं, जो इसमें जा रही हैं, इसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्योंकि ये फोम बन जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन को कम कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर विंटर आएगी इसमें ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा, और ये जो फोम बनेगा, ये जो पोल्यूशन करेगा, ये जो पोल्यूशन इतना सारा हो रहा है इस पानी में, इससे भी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है पानी में, जिसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में प्रेजेंट जितने भी जानवर हैं, जीव हैं, वो सब यहाँ पर दोस्तों ख़त्म से हो जाते हैं या उस एरिया से भागना शुरू हो जाएंगे। तो उस एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि सर इसका कोई उपाय, क्योंकि सिंपल सी बात है, मान लो आप इसको एज अ इंटरव्यू एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। आप बैठे हैं, आपसे पूछा जाए कि ये बहुत बड़ी समस्या है, आप कहोगे हाँ मैंने पढ़ा है, ऐसे ऐसे होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ सोल्यूशन क्या है, आपको पता है क्या उपाय हो सकता है इसका। चलिए उपाय की बात करते हैं। पहला, इसके लिए यहाँ पे जो, क्योंकि ये फोम बन रहा है, इसको बोलेंगे फोम। इस फोम को खत्म करने के लिए कुछ सोल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं डीफोमर। डीफोमर में एक सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पॉलीऑक्सी प्रोपलाइन बेस्ड डीफोमर। इसको यूएसए की खुद जो इनकी कंपनी है उसके माध्यम से अप्रूवल मिला है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और इससे वाटर की क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और फोम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये डीफोमर इस्तेमाल कीजिए, इसको मिला दीजिए, इससे यहाँ पर आपका फोम ख़त्म हो जाएगा। और टेस्टिंग वगैरह ने ये भी बताया है कि इससे ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर कोई ऐसी ख़त्म नहीं होगी, यानी रिवर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, रिवर के एनवायरमेंट पर, मैरिन एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। आप इसे डीफोमर का यूज़ कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कितनी बार डीफोमर का इस्तेमाल करेंगे, हर बार इस्तेमाल करेंगे। इससे अच्छा पोल्यूशन को काउंटर करिए। अगर आप वहाँ से ही शुरुआती तौर से उसको काउंटर कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स होएंगी नहीं, तो डीफोमर की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं। नाउ अब बात है हमारे यमुना नदी के बारे में पढ़ना। देखिए यूपीएससी ऑलरेडी यमुना नदी को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से एरिया से बहती है, वो यहाँ पे सवाल बन चुका है। मैं लाया नहीं हूँ क्वेश्चन, डाल दूंगा टेलीग्राम पे, बट बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। 2009 या 10 में आ चुका है। तो यमुना नदी को लेकर कुछ बेसिक फैक्ट्स, क्योंकि हम लोग इसी नदी के फोम फ्रॉथिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये नदी दोस्तों आज गंगा नदी की एक ट्राइब्यूटरी है। जो हमारी गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है यमुना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री जो ग्लेशियर से दोस्तों, वहाँ से ये नदी बनकर आती है, बंदर पूंछ वाले एरिया से। उसके बाद में बहती हुई कई सारे राज्यों से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जगह जिसको बोलते हैं यहाँ पर, कहाँ, संगम है ना, जहाँ पे कुंभ मेला होता है, कुंभ का मेला लगता है ना संगम में, तो वहाँ पे जाकर यही नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। क्योंकि हमने अभी देखा यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रयागराज के अंदर में स्पेशली, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अब जो उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी वो राज्य हैं दोस्तों जहाँ से ये नदी बहती आती है। अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो यमुना नदी ऊपर यमुनोत्री ग्लेशियर से बनी। उसके अलावा यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली हो गया,
बीच में यहाँ पर हरियाणा हो गया, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी जगह से होती भी जाती है। और ये इलाहाबाद जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रयागराज में जाकर ये नदी, ये देख पा रहे हैं गंगा आ रही है बगल से, गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है। यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है वो लगभग 1376 किलोमीटर के आसपास है। और इसी नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लखवर व्यासी डैम है जो उत्तराखंड में बना हुआ है यमुना नदी पर ही। हरियाणा में एक डैम बना हुआ है ताजेवाला बैरेज डैम, ये वो डैम है जिसको लेकर क्वेश्चंस बन चुके हैं। फिर क्यों, जैसे यहाँ पर गंगा को सपोर्ट करिए, गंगा की सहायक नदी है यमुना, वैसे ही यमुना में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, यानी यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट ये आपने देखा होगा, तो ये आप देख पाएंगे। चंबल ये जा रही है, यमुना में आकर मिल गई यहाँ पर। सिंध आ गई और यहाँ मिल गई, बेतवा ये मिल गई, केन ये मिल गई। ठीक है, ये सब आके यमुना में मिल गई, यानी यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपका, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों से यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे, इसमें कोई मतलब भारी सवाल नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि पढ़ चुके हैं तभी सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ते तो यहाँ पे भटक जाते। क्वेश्चन क्या है? यमुना नदी में जो फ्रॉथिंग हो रही है, जो झाग देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? जरा फटाफट ये बताओ। क्या ज़्यादा बारिश होने की वजह से हो जाता है, या केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली डिटर्जेंट या इंडस्ट्री से आ रहा वेस्ट, इसकी वजह से हो जाता है, या सेल्ट डिपोजिशन की वजह से हो जाता है, या जो एल्गल ब्लूम है, काई है, उसकी वजह से, यानी यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम होता है, काई जमती है, तो उसकी वजह से क्या इसमें झाग बन जाता है? तो बताइए चारों में से कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। एक और सवाल आप लोगों के लिए, अब ये भी सिंपल ही है, वैसे ज़्यादातर बात आपको पता ही है। क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द फ्रॉथिंग ऑफ द यमुना रिवर? यमुना नदी में जो झाग बन रहा है, इस झाग की वजह से सबसे बड़ी चिंता क्या हो सकती है हमारे एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से? एनवायरमेंट को क्या नुकसान हो सकता है? क्या इससे यहाँ पर फिश की पॉपुलेशन कम हो सकती है, या इससे जो ऑक्सीजन लेवल है पानी के अंदर में वो कम हो सकता है? क्या इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है हमारे पानी के अंदर में? या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी ऑल ऑफ द अबव? तो फटाफट इसका आंसर भी लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या क्या हो सकता है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। लास्ट में आंसर दूंगा मैं एक साथ सभी के, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 20 पर प्रेजेंट है, और साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। जीएस पेपर नंबर 3 वाले पेज में डाल दो। जीएस पेपर नंबर 3 में ही साइंस वाला पोर्शन आता है ना। तो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले हमने टार्डीग्रेड्स के बारे में पढ़ा था, एक थंबनेल भी लगाया था, जिसको कई बार मतलब लोगों ने अजीब ही बोला। अब अजीब है तो क्या हुआ, लेकिन आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ना, खबरों में आना है। टार्डीग्रेड्स क्या है? टार्डीग्रेड एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इतना छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा एक एनिमल देखने को मिलेगा जिसके 8 पैर हैं, जिसका फोटो आप देख पा रहे हो। अब ऑब्वियसली बात है, इमेज जूम करके दिखाया है, यानी 1 इंच जो होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग इंच का है। अब ये है एक इन्वर्टिब्रेट है, यानी कि बिना रीढ़ की हड्डी वाला आपको ये एनिमल देखने को मिलेगा, टार्डीग्रेड। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत एनिमल है, दूसरे शब्दों में कह लो तो अमर सा है ये। अमर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये एक स्टेट को फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। ये एक वर्ड यूज़ किया गया है, लिख देता हूँ यहाँ पर, एक वर्ड है क्रिप्टोबायोसिस। पेन सही से चल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। CRYPTOBIOSIS। तो यहाँ पर आपका क्रिप्टोबायोसिस हो गया। क्रिप्टोबायोसिस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर ये डिहाइड्रेशन को फेस कर सकता है। आप इसको पानी मत दो, कितने ही समय तक आराम से रह सकता है। ड्राइनेस को फेस कर सकता है। इस पर रेडिएशन, अगर गामा रेडिएशन आ जाए, एक इंसान को कैंसर हो जाता है रेडिएशन से। लेकिन एक इंसान पे जो रेडिएशन पड़ता है ना, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, 8-10 गुना ज़्यादा इस पर रेडिएशन डाल दो, कोई असर नहीं होगा। खौलते हुए पानी में डाल दो, कोई असर नहीं होगा। आप -200 डिग्री में ले जाओ, कोई असर नहीं होगा। यह है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, समझ गए? तो इस वजह से कई बार यहाँ पर उसको अमर कह दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत जानवर। या आप सर्च करेंगे ना वर्ल्ड टफेस्ट एनिमल, तो यहाँ पर टार्डीग्रेड का फोटो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा इन बेसिक से बातों को। रिसेंटली कुछ अभी रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, टार्डीग्रेड के ऊपर में स्टडी कर रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसका यह यूज़ कर रहा है। रिसर्चर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसके बॉडी में जो ये प्रोटीन प्रेजेंट है, सेक्रेटरी एबेंडेंट हीट सॉल्युबल प्रोटीन, इसका यूज़ टार्डीग्रेड करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम क्या
इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और कैसे यहाँ पर जो टार्डिग्रेड्स है वो रेडिएशन वगैरह को फेस कर लेता है, इसकी जानकारी निकालना, जिससे कि यहाँ पर जो हमारा स्पेस सेक्टर है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं स्पेस के अंदर में, वहाँ पे बहुत रेडिएशन रहता है, उसको कैसे झेला जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज जो ह्यूमंस के लिए टार्डिग्रेड दे सकता है, उसके ऊपर स्टडीज़ की जा रही हैं। इस वजह से टार्डिग्रेड चर्चाओं में बना हुआ है। टार्डिग्रेड को कई बार हम वाटर बेयर या मॉस पिगलेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया छोटे साइज का माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जिसके 8 पैर हैं। दुनिया में टार्डिग्रेड की 1300 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हैबिटेट की बात करेंगे तो टार्डिग्रेड एक एक्वाटिक है, यानी पानी में रहना इनको ज़्यादा पसंद है। क्योंकि रीज़न यह है क्योंकि इन टार्डिग्रेड्स को एक पतला सा पानी का लेयर चाहिए होता है अपने बॉडी के आसपास, ताकि ये डिहाइड्रेट ना हो जाए, इनके अंदर पानी की कमी ना हो जाए। तो आप कहोगे सर अभी तो आप क्रिप्टोबायोसिस के बारे में पढ़ा रहे थे, ये डिहाइड्रेशन को फेस कर सकते हैं। हाँ, ये भी फेस कर सकते हैं। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ जनरली इनको पसंद है, ज़रूरत होती है यहाँ पर एक पतले से पानी की लेयर की, जिससे यहाँ पर ये अपने आप में डिहाइड्रेशन ना होने दें। लेकिन डिहाइड्रेशन हो भी जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ही आप इनको ऑक्सीजन भी मत दो, उसके बावजूद भी ये रह सकता है। उसके अलावा खाना पानी कुछ भी मत दो, खाना मत दो, पानी मत दो, 10 साल तक मत दो, 10 साल तक, तब भी यहाँ पर ये टार्डिग्रेड उसमें सर्वाइव कर जाएगा। ये है टार्डिग्रेड, दिस इज अल्टीमेट सर्वाइवर। ठीक है, एक ऐसा टाइनी क्रिएचर, चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, कितना ठंडी क्यों ना हो, कितना रेडिएशन हो, चाहे हमारा स्पेस में भेज दो इसे, स्पेस का वैक्यूम क्यों ना हो, सब जगह में सर्वाइव कर जाएगा। बर्फ हो या कैसा भी रीजन हो, या टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस क्यों ना कर दो, या टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना कर दो, चाहे कितनी ठंड हो, चाहे कितनी गर्मी हो, झेल जाएगा ये। क्रिप्टोबायोसिस का मतलब क्या होता है बता दिया ना, कि भाई बिना खाना पानी के आराम से रह सकता है, डिहाइड्रेट भी अपने आप को करके रह सकता है लंबे समय तक। इसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। नाउ ये बात आपको समझ में आ गई। यही टार्डिग्रेड तो है ना, ऐसे जो एनिमल होते हैं, ऐसे कैटेगरी के एनिमल को बोलते हैं एक्स्ट्रोमोफाइल्स। ये वर्ड ध्यान में रखिए, एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। एक्स्ट्रोमोफाइल क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खतरनाक से खतरनाक एनवायरमेंट को भी झेल जाएं, जिनको मारना लगभग इम्पॉसिबल हो। समझ गए? तो ये होते हैं टार्डिग्रेड्स। अब आगे आते हैं फिजिकल फीचर की बात करेंगे तो साइज में छोटे से होते हैं, जैसा आप फोटो देख पा रहे होंगे। फोटो तो बड़ा है, वैसे साइज में छोटे होते हैं, शॉर्ट से होते हैं। मैंने आपको बताया 0.04 इंचेस का साइज होता है इनका। इनके बॉडी में कोई हड्डी नहीं है ना, केवल एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है इनके बॉडी में। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, आप वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं स्केलेटन, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कोई हड्डी नहीं होती। देखो हाइड्रोस्टैटिक वर्ड भी यूज़ किया मैंने। ये क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड से भरा हुआ होता है। इस कई बार यहाँ पर इसको हम हेमोलिम्फ भी बोल देते हैं। तो उसके माध्यम से इनकी बॉडी रहती है, कोई हड्डी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो बोन्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जहाँ से कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं। नाउ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिएगा। सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड बाय टार्डिग्रेड्स टू सर्वाइव एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन? जो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन है उसको सर्वाइव करने के लिए टार्डिग्रेड्स कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? रेस्पिरेशन, क्रिप्टोबायोसिस, फोटोसिंथेसिस या फर्मेंटेशन? लिख दो फटाफट आंसर। एक अच्छा सा सवाल है ये, जिसको लेकर आराम से प्रश्न बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आर्टिकल पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है, और पेज नंबर 16 आज के न्यूज़पेपर का वर्ल्ड सेक्शन है। दुनिया भर की तमाम खबरें वहाँ पे कवर की गई हैं। उनमें से एक ही खबर काम की है, जिससे आप आगे के कुछ जियोपॉलिटिकल आर्टिकल्स को जोड़ पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्या बात है? रशिया ने रॉकेट लॉन्च किया है, और रशिया ने जो रॉकेट लॉन्च किया है उसमें जो सैटेलाइट रखी है वो ईरान की सैटेलाइट है, यानी ईरान की सैटेलाइट रशिया ने लॉन्च की है। इस वजह से खबर कवर की गई। अब ऐसे ही तो कर नहीं देगा, ये दर्शाता है कि कैसे रशिया और ईरान के जो रिलेशंस है वो कैसे लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो कहोगे इसको लेकर हुआ क्या, मतलब क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात बहुत हो गई। आप ईरान देख रहे हैं जो लगातार चर्चाओं में बना है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इजराइल को सपोर्ट है यूएसए का, कि भाई हाँ हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ईरान और यूएसए के रिलेशंस सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लोवेस्ट लेवल पर हैं, है ना। यूएसए ने ढेर सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। वही सिमिलर सिनेरियो रशिया के साथ में है। तो वेस्टर्न सैंक्शन रशिया पे भी लगे हुए हैं, ईरान पे भी लगे हुए हैं। और इस स्तर पे रशिया को जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ईरान खुला सपोर्ट कर रहा है। रशिया यूक्रेन का जो वॉर रहा दोस्तों, इस वॉर में अब रशिया अपने हैवी वेपन्स यूज़ नहीं करेगा,
बहुत ज़्यादा हैवी वेपन्स, उसमें नुकसान है इनका। तो ईरान ने सस्ते सस्ते ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जिनका यूज़ किया रशिया ने, ठीक है। और रशिया पहले भी ईरान के सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर चुका है, और इन वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस ने रशिया और ईरान को और करीब ला दिया है, ठीक है। रिसेंटली ब्रिक्स का समिट हुआ, उसमें ईरान जा चुका है, ईरान ज्वाइन हो चुका है, ईरान भी प्रेजेंट था, आपको पता होना चाहिए। तो मॉस्को और तेहरान यानी ईरान और रशिया दोनों अपने रिलेशंस को लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं, लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। और पहले भी यहाँ पर ये काम हो चुका है, ईरान की कई सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है रशिया। अभी जो 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं उसमें एक है कौसर और दूसरा यहाँ पर है हॉट हॉट। और ऐसी दोस्तों और भी मिसाइल्स 2022 में रशिया लॉन्च कर चुका है। ईरान की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम था खय्यम, ये रशिया ने बना के लॉन्च किया तेहरान के ऑर्डर पर। उसके अलावा रशिया ने दूसरी और ईरान की जो सैटेलाइट्स हैं पार्ट्स 1 ये ऑर्बिट में लॉन्च कर रखी हैं, समझ गए। तो ये आज के समय पर इनके रिलेशंस हैं। आइए आगे आते हैं। अब फटाफट मैं आप लोगों को पहले जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए आज के सेशन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप एडिटोरियल ही पढ़ोगे। स्टैम्प को लेकर एक एडिटोरियल है, अगेन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती है, ठोस चीज़ होती है तो मैं आपको पढ़ाता उसके बारे में, ठीक है। अब कुछ काम का है नहीं इतना, तो आप उसको आराम से छोड़ सकते हैं। अब पहले यहाँ पर देखते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट करे हैं, फटाफट उसके आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि भाई आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है ना, सबसे पहला सवाल यही था कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इसके पीछे कौन सा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक हाई एनर्जी लेज़र है, एक लेज़र वेपन है जो आपके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। किस किसने यहाँ पर बी लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए वो कौन सा संवैधानिक प्रावधान देखने को मिलेगा जो कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, यानी अल्पसंख्यकों के पास में वो हक है, वो राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं। ये हक उनको कहाँ से मिलता है, कौन सा आर्टिकल से मिलता है, तो वो है आर्टिकल नंबर 30, ठीक है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था अभी, ये आप देख पाएंगे, ये फोटो शेयर किया था आपको, आर्टिकल 30 के बारे में पढ़ाया था कि भाई क्या राइट्स मिलता है माइनॉरिटीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है किसके बारे में, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी के बारे में, SMA। ये होता है एक जीन के अंदर बदलाव होने की वजह से। वो कौन सा जीन है जिसमें बदलाव होता है, वो है दोस्तों SMN1 जीन। कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अभी ना क्या हुआ, जीन को लेकर एक थेरेपी को अप्रूवल दिया गया, एक थेरेपी जिसका नाम है जोल्गेंज्मा थेरेपी। तो SMA को लेकर ये थेरेपी काम करती है। ये किस प्रकार की थेरेपी है, तो ये जीन थेरेपी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, और कौन सी थेरेपी होगी जहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ ऊपर मेंशन नहीं है लेकिन ये जीन थेरेपी ही है। वैसे SMA के कुछ और ट्रीटमेंट भी हैं जैसे स्पिनोज़ा, यहाँ पे कुछ इंजेक्शन वगैरह की जरूरत पड़ती है, बट जो जोल्गेंज्मा है यहाँ पर थेरेपीज़ के अंदर में चेंज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो फॉल्टी जीन्स हैं उसको हटाकर नया दूसरा कॉपी लगा दिया जाएगा जिससे एक इंसान ठीक हो सकता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि बताइए जो यमुना नदी की फ्रॉथिंग है उसमें जो झाग देखने को मिल रहा है इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द मेन कारण। इसमें जो भी केमिकल पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली जो डिटर्जेंट्स हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, उस सब की वजह से ये फोम जनरेट होता है। ये फोम कोई नेचुरल अकरेंस नहीं है, ये केवल और केवल इंसानों की वजह से, हमारी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से फोम बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आंसर लिख दिया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए इन तीनों में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यमुना में फ्रॉथिंग होने की वजह से हो सकती हैं। क्या इससे मछली की संख्या कम हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि फ्रॉथिंग एक पोल्यूशन है जिससे ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो फिश वहाँ पे क्यों रुकेगी? तो पॉपुलेशन कम होगी फिश की उस एरिया में। हाँ ऑक्सीजन लेवल, ये बता ही चुका हूँ आपको, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा वाटर में इस पोल्यूशन की वजह से। अब ये सब कम होगा तो वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे, जानवर ऑलरेडी भाग जाएंगे, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक लॉस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। कहने का मतलब है तीनों प्रकार की जो इश्यूज है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए एक और क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या था कि बताओ वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे टार्डिग्रेड्स इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को अपने आप को एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में सर्वाइव करने के लिए। तो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को जब टार्डिग्रेड सर्वाइव करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। इस वजह से इस वर्ड के ऊपर मैंने जोर दिया था कि टार्डिग्रेड्स सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को थ्रू द प्रोसेस नोन एज क्रिप्टोबायोसिस। ठीक, चलिए आगे आते हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, याद है प्रीलिम्स का क्वेश्चन एग्जाम के लिए,
सवाल ये था कि जो सेंदाई फ्रेमवर्क है इसको यूनाइटेड नेशन के माध्यम से अडॉप्ट किया गया है, इस फ्रेमवर्क का मेन फोकस क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेंदाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क के बारे में बात करता है। मान लो कोई साइक्लोन वगैरह आ गया है, नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक आ गया है, या कोई मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, मैन मेड हजार्ड हो सकता है, तो उसके प्रति यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके प्रति यहाँ पे उस डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है वो काम करता है। ठीक है, चलिए, तो सेंदाई फ्रेमवर्क का मेन काम क्या है? जितना डिजास्टर रिस्क है उसको रिड्यूस करना, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे मजबूत बनाना, पहले से तैयारी करके रखना है। कोई साइक्लोन है तो पहले से लोगों को वहाँ से हटा देना, ताकि यहाँ पे उस साइक्लोन का कोई बुरा असर लोगों पर ना पड़े। फिर आपसे स्टार्टिंग में बोला गया था प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में कि भाई फटाफट पापुआ न्यू गिनिया को अच्छे से मैप में देखना है, फिर उसके बाद पापुआ न्यू गिनिया के बारे में मेंशन करना। अब ये मैप में आपने देखा तो नहीं होगा, देखा नहीं है तो फटाफट जाओ देख के आओ, और देख के आकर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज नहीं बताऊंगा मैं कल बताऊंगा आपको। पापुआ न्यू गिनिया जो प्लेस है उसको कैसे मैप में देखना है वो कल बताऊंगा, कल डिटेल शेयर करूंगा। लेकिन आज आपका काम है, प्लीज़ देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ये न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन लगाए गए हैं वही आपको मॉक टेस्ट में मिलने वाले हैं। करंट अफेयर के आधार पे क्वेश्चन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे यही सब यहाँ पर दे दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा घुमा फिरा के ऑप्शन ऊपर नीचे करके, स्टेटमेंट ऊपर नीचे करके दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपकी हाथों हाथ हो रही है। फिर आप बता सकते हैं क्या इन क्वेश्चन का कंपाइलेशन एक साथ संडे में प्रोवाइड करवा दूं आपको? बताइए, जैसा भी यहाँ पर आपका विचार होगा उसी के हिसाब से काम कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।